नैना अपनी सास विनीता और 10 साल की बेटी पिंकी और पति शिव के साथ एक छोटे से मिट्टी के मकान में रहा करती थी। नैना और उसका ससुराल काफी गरीब था, पर शिव अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता कि वो अपने परिवार वालों को सारी सुख सुविधा दे। इसलिए शिव ने कड़ी मेहनत करके खुद मिट्टी का कच्चा घर भी बनाया था। नैना, अब हमारा घर पूरी तरह से तैयार है। अब चाहे सर्दी आए या गर्मी, हम चारों इस घर में आराम से रह सकते हैं। पापा मानना पड़ेगा, आपने तो बहुत सुंदर घर बनाया है। हाँ बेटा, अब तक का ये सबसे अच्छा घर है। बस बाढ़ के मौसम में हमारा घर बचा रह जाए, इस बार हमारा घर टूटे ना बस। माँ जी, अब आप लोग बातें ही करते रहेंगे या शिव जी को काम पे भी जाने देंगे? आपको काम पे नहीं जाना क्या? जाना तो है, पर ऐसा मौका बहुत कम मिलता है जब मैं अपने परिवार वालों के साथ साथ रह पाता हूँ। अच्छा माँ, मैं काम पर जाता हूँ। शाम को जब घर आऊंगा तो फिर हम सब बैठकर एक साथ अपने इस छोटे से घर में बात करेंगे। इस तरह से शिव काम के लिए चला जाता है, लेकिन शाम को आते हुए शिव का कार एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। शिव की मृत्यु के बाद नैना के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। माँ, क्या पापा अब कभी नहीं आएंगे? क्या पापा सच में हमसे बहुत दूर चले गए? क्या वो भी दादू की तरह स्टार बन गए हैं? हाँ बेटा, अब तेरे पापा हमारे बीच नहीं रहे। वो हमारे रहने का बंदोबस्त करके गए हैं और अब मैं और तेरी दादी ही तेरा ख्याल रखेंगे। तेरे पापा का सपना पूरा करेंगे, तुझे शहर भेजेंगे पढ़ने के लिए। शिव की मृत्यु के बाद नैना और उसकी सास विनीता काम करना शुरू कर देती हैं। दोनों सास बहू काफी मेहनत करती हैं और आखिरकार नैना गांव के मुखिया से बात करके पिंकी को शहर पढ़ने के लिए भेज देती है और हॉस्टल में उसका दाखिला करवा देती है। पिंकी तो अपनी दादी और माँ से दूर एक हॉस्टल में रह रही होती है, पर गांव में नैना और विनीता जो भी कमाती वो सारे पैसे पिंकी के पढ़ाई के लिए बचा लेती और बचे हुए पैसों से अपना घर चलाती। बहू, तूने पिंकी की पढ़ाई के लिए पैसे निकाल दिए है ना? जानती है ना, इस महीने की फीस भरनी है। हाँ माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए। मैंने पिंकी की फीस के लिए अलग से ही पैसे निकाल के रख दिए थे और अब जो पैसे बचे हैं, इन पैसों से इस महीने का खर्चा निकल जाएगा। इस तरह से दोनों गरीब सास बहू मेहनत मजदूरी करके पिंकी को पढ़ाती लिखाती। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, तभी एक दिन अचानक से आंधी तूफान चलती है और भारी वर्षा होती है, जिसमें नैना का मिट्टी से बना कच्चा घर टूट जाता है। माँ जी, इस तूफान ने तो हमारा घर ही छीन लिया हमसे। कितनी मेहनत और प्यार से उन्होंने इस घर को बनाया था। अब इस आंधी तूफान के कारण ये घर तो हमसे छिन गया है। अब हम गरीब सास बहू कहाँ रहेंगे? बहू, मुझे भी समझ नहीं आ रहा अब हम सास बहू का क्या होगा। हमें तो शिव की तरह घर भी बनाना नहीं आता। इस तरह से दोनों सास बहू पूरी रात अपने घर के बाहर बिताती हैं। अगली सुबह को सरकारी कर्मचारी गांव में आते हैं और विनीता से बात करते हैं। माँ जी, सरकार ने हम घर में शौचालय बनाने का बिल पास किया है। इस बिल में आपका भी नाम है, इसलिए आपके भी घर में शौचालय बनवाया जाएगा। आप हमें जगह बता दीजिए जहाँ आप शौचालय बनवाना चाहती हैं। बेटा, हमारे पास तो जमीन ही नहीं है जहाँ हम शौचालय बनवा सके, और वैसे भी हमें शौचालय से ज्यादा तो घर की आवश्यकता है। कल रात को ही तेज आंधी तूफान आया था जिससे हमारा घर टूट गया। माँ जी, माफ करना, इससे हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इसलिए आप हमारा बिना समय खराब किए हमें जगह बता दीजिए ताकि कारीगर अपना काम जल्द से जल्द शुरू कर सके। सरकारी कर्मचारी की बात सुनकर नैना के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है और अभी हमें 4 दीवारी की जरूरत है। सरकार हमारे लिए जो शौचालय बनवाएगी वो बेहद मजबूत होगा, तो क्यों ना हम घर की जगह शौचालय बनवा लें। शौचालय बन जाने के बाद शौचालय को ढककर उसी में रहने लगेंगे। विनीता और नैना के पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने घर की जगह पर सरकारी शौचालय बनवा लेती है। शौचालय बन जाने के बाद दोनों सास बहू मिलकर शौचालय के पोर्ट को बंद कर देती हैं और सीट को पूरी तरह से ढक देती है और उसी शौचालय को अपना छोटा सा घर बना लेती है। समय यूं ही बीतता जाता है और देखते ही देखते 10 साल गुजर जाते हैं। 10 साल बाद पिंकी अपने दोस्तों के साथ अपने घर आती है। माँ जी, हमारी पिंकी कितनी बड़ी हो गई है। आज 10 साल बाद देख रही हूँ अपनी पोती को।
अपनी पोती को देखकर आज मुझे बहुत खुशी मिल रही है। पर पिंकी बेटा, तेरे साथ ये लोग कौन हैं? माँ, दादी, ये लोग मेरे दोस्त हैं। मैंने उनसे कहा था कि मेरे पास रहने को घर नहीं है, पर इन्हें फिर भी मेरा घर देखने के लिए आना था, इसीलिए मैं इन्हें अपने साथ ले आई। आंटी जी और दादी जी, आप दोनों फिक्र मत कीजिए। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, इसलिए हमने पिंकी से कहा कि वो हमें अपने गांव ले चले ताकि हम सब मिलकर आपकी मदद कर सके। आप लोगों ने बहुत गरीबी झेली है और बहुत दिन रह लिया इस टॉयलेट में। अब आप लोग के पास भी अपना खुद का मकान होगा। सरकार ने कई सारी पेंशन भी निकाली है। ये पेंशन क्या होती है बेटा? और वाला सरकार हमें घर बनाकर क्यों देगी? हमें क्या करना होगा अपने घर के लिए? माँ, दादी, अब आप दोनों को कुछ नहीं करना। जो करना है अब मुझे करना है। अब मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर आपको आपका हक दिलवाऊंगी। आखिर शहर में मैंने पढ़ाई करी है और मुझे सब पता है कि किस तरह से सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं और उनका लाभ हम गरीबों को कैसे मिल सकता है। हाँ आंटी, बस आपको हमारे साथ सरकारी दफ्तर तक चलना होगा। वहाँ हम एक फॉर्म भरेंगे, उस पर आप दोनों के अंगूठे लगेंगे, फिर बहुत जल्द हमारा काम हो जाएगा। हाँ दादी, अब हमारा खुद का घर बन जाएगा। तब आप दोनों आराम से रहना इस घर में और मैं शहर में नौकरी करूंगी और कुछ दिनों बाद मैं आप दोनों को भी अपने साथ शहर ले जाऊंगी और बहुत जल्द हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। बहुत देख ली हमने गरीबी और बहुत साल बिता लिए आप दोनों ने इस शौचालय में। सुन रही है ना नैना बहू, बहुत जल्द हमारे अच्छे दिन शुरू होने वाले। अब हम इस गरीब सास बहू को ज्यादा दिन तक इस शौचालय में नहीं रहना होगा। एक बार फिर से हमारा खुद का घर होगा, जैसे जैसे शिव ने हमारे लिए घर बनाया था उसी तरह अब उसकी बेटी भी हमें घर बना कर देगी। जिसके बाद पिंकी और उसके दोस्त उसकी दादी माँ और उसकी छोटी सी वीडियो बनाते हैं और उनकी इस अपील को सरकार तक पहुँचाते हैं। जिसके बाद सरकार विधवा और गरीब सास बहू को पेंशन और कुछ पैसे देते हैं, जिससे दोनों गरीब सास बहू मिलकर अपना छोटा सा घर बनवाती हैं और बहुत जल्द पिंकी भी शहर में नौकरी करने लगती है। जिसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है। रानी एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसकी आंखें नीली और शरीर गोरा था। वो इतनी सुंदर थी कि अगर उसको कोई देख लेता तो उसकी नजर उस पर ठहर जाती। लेकिन कहते हैं ना, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। ठीक उसी तरह रानी सुंदर तो थी, लेकिन रानी के अंदर एक कमी भी थी और वो कमी थी उसके पाद मारने की। रानी हर जगह पाद मारने लगती थी। रानी अपनी माँ सुशीला और अपने पिता रघु के साथ रहा करती थी। रानी को खाने का बहुत शौक था और वो हद से ज्यादा हर वक्त खाती रहती थी। ऐसे ही एक दिन, बेटा रानी, मैं सोच रही हूँ तेरी शादी करवा दूँ। लेकिन माँ, मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों? जल्दी कहाँ हो रही है बेटा, तेरी उम्र की लड़कियों की शादी हो गई है। माँ, बेटा प्लीज मेरे लिए। ठीक है माँ, जैसा आपको सही लगता है आप वैसा करो। इस तरह से अब रानी अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही अब अगले दिन रानी को देखने लड़के वाले आते हैं। अरे बहन जी, अगर आपने हमारी खातिरदारी कर ली हो तो अब बारी है हमें हमारी बहू का चेहरा देखने का। चेहरा दिखा दो जरा हमारी बहू का। हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ अपनी रानी को। इस तरह से सुशीला रानी को लेकर हॉल में आती है, जहाँ रानी को देखकर वो औरत रानी को देखते ही पसंद कर लेती है और सुशीला से कहती है, सुशीला बहन, हमारी होने वाली बहू तो बेहद खूबसूरत है दिखने में। मुझे तो लग रहा है जैसे रानी कोई आम इंसान नहीं बल्कि कोहिनूर का हीरा है। बहू, तू यहाँ क्यों खड़ी है? इधर आ जरा, अपने हाथों से मुझे चाय दे। जी। इस तरह से रानी जैसे ही चाय देने लगती है वैसे ही रानी पाद मार देती है। पाद मारने की आवाज पूरे हॉल में गूंज जाती है और रानी भी शर्म से लाल हो जाती है। रानी को शर्म से लाल होता देख रानी की होने वाली सास हंसती है और रानी से कहती है, अरे ये क्या हुआ? अरे कोई बात नहीं बेटा, अक्सर ये हो जाता है। वैसे ये पाद पूत तो हर कोई मारता है। तू यहाँ बैठ मेरे पास। इस तरह से जब रानी सोफे पर बैठती है, थोड़ी देर बाद एक बार फिर रानी तेज आवाज में पाद मारती है और अब रानी धीरे धीरे पाद मारने लगती है। ये देख लड़के की बहन उससे बोलती है, मम्मी, ये
ये तो हमारी होने वाली भाभी या आपकी बहू नहीं बल्कि पाद मारने वाली बहू है, जो बार बार पाद ही मारती जा रही है, वो भी अलग अलग स्टाइल में। सही कहा बेटा तूने, ये तो पदोड़ी लग रही है। माफ करना सुशीला बहन, मैं अपने बेटे की शादी इस पदोड़ी लड़की से कभी नहीं करवाऊंगी। अगर ये आज इतना पाद मार रही है तो कल को मेरे घर में आके कितना पाद मारेगी। मेरे घर में तो हर वक्त बदबू ही फैली रहेगी। छी छी, मैं अपने बेटे की शादी इस लड़की से कभी नहीं करवाऊंगी। इस तरह से अब लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। ये देख रानी को बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपने दुख को अपने माँ बाप के आगे जाहिर नहीं होने देती। ही अब दिन गुजरने लगते हैं और एक दिन रघु अपनी पत्नी सुशीला से कहता है, सुशीला, मैंने अपनी बेटी रानी के लिए एक राज नाम के लड़के का रिश्ता देखा है और वो कल आ रहे हैं हमारी बेटी को देखने। लेकिन रघु जी, आप तो जानते ही हैं हमारे बेटी को पाद मारने की बीमारी है। हम लड़के वालों से उसके सच को कैसे छिपाएंगे? एक काम करना, कल तुम उसको कुछ भी खाने मत देना और जब वो खाएगी नहीं तो पादेगी भी नहीं। क्या ये करना सही होगा? हमारी बेटी शादी लायक हो चुकी है और अपनी बेटी के लिए कुछ सोचना मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। इस तरह से अब सुशीला मान जाती है और इस काम के लिए सुशीला रानी को मना लेती है। अगले दिन राज और उसकी माँ पिंकी रानी को देखने आती हैं। रानी को देख पिंकी भी उसको देखते ही पसंद कर लेती है और सुबह से कुछ न खाने की वजह से रानी भी उनके सामने पाद नहीं मारती और अब राज और रानी का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ समय बाद रानी और राज की शादी भी हो जाती है। शादी के अगले दिन रानी की मुंह दिखाई थी। रानी को चारों तरफ से औरतों ने घेरा हुआ था। हर तरफ गीत संगीत हो रहे थे। तभी रानी पाद मारती है। उस पाद की आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। पाद की आवाज सुनकर पिंकी की एक पड़ोसन पिंकी से कहती है, पिंकी बहन, तेरी बहू ने कितनी जोर से पाद मारा है। इसकी पाद की आवाज तो हमारे संगीत की आवाज से भी तेज निकली। और देख, सभी तेरी बहू को ही देखने लग गए हैं। हाँ तो क्या हुआ, पाद ही तो है, इट्स नेचुरल, ये तो सभी को होता है। क्या तूने कभी पाद नहीं मारा? हाँ मारा है, लेकिन इतनी जोर से। सबकी अपनी कैपेसिटी होती है यार। जस्ट चिल बहू, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, सब पाद मारते हैं, तुमने भी मार दिया। मम्मी जी पर क्या बहू? रानी तू ये क्या करने जा रही थी? अगर मम्मी जी को पता चल गया कि मैं यानी कि उनकी बहू पदोड़ी है तो वो मुझे राज से अलग कर देंगी। नहीं नहीं, मैं मम्मी जी को कुछ भी नहीं बता सकती। बहू किस सोच में पड़ गई? क्या हुआ बताओ। अब वो मेरा मतलब कुछ नहीं। ये बात सोचकर रानी पिंकी को कुछ नहीं बताती और चुपचाप अपनी मुंह दिखाई पर अपनी नजरें झुकाए बैठी रहती है। तभी एक बार फिर रानी बहुत जोर से पाद मारती है और कंटिन्यू लगातार वो 5 से 6 बार पाद मार देती है। ये देख एक पड़ोसन एक बार फिर बोलती है, पिंकी बहन लगता है तेरी बहू का पाचन तंत्र खराब है। बहू, रात में क्या खा लिया था जो तू आज इतनी पाद मारे जा रही है? पड़ोसन बोल ही रही होती है कि तभी एक बार फिर रानी जोरदार पाद मारती है। ये देख अब सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं और दूसरी पड़ोसन बोलती है, पिंकी बहन, तेरी बहू बहू नहीं बल्कि पदोड़ी बहू है। अरे बहू ला ही रही थी तो कोई अच्छी बहू ले आती। तूने हाल ही इसकी शक्ल देखकर अपने बेटे की शादी इस पदोड़ी से करवा दी। ये सब सुन रानी जोर जोर से रोने लगती है। ये देख पिंकी सबको जवाब देते हुए उनसे बोलती है, मेरी बहू के अंदर बहुत गुण है। मेरी बहू सर्वगुणी है। क्या हुआ अगर ये पदोड़ी है तो? जैसी भी है मेरी बहू है। मैंने इसको अपनी बहू के रूप में रखा है। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, मेरी बहू की मुंह दिखाई हो गई है, इसीलिए आप लोग खाना खाइए और अपने अपने घर को जाइए। इतना बोलकर पिंकी अपनी बहू को उसके कमरे में ले आती है और अपनी बहू को चुप करवाते हुए उससे कहती है, बहू तू रो मत। क्या हुआ? अगर तुझे पाद मारने की प्रॉब्लम है तो क्या हुआ, मैं तेरा इलाज करवाऊंगी। मम्मी जी, मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन मैं डर गई थी कि कहीं आप मुझे ठुकरा देंगी तो। बहू, तेरी सास ऐसी नहीं है। और रही तेरी बीमारी की बात, और ये राज मुझे शादी से पहले ही पता था। वो कैसे मम्मी जी?
जब हम लोग तुझे देखने घर आए थे तब तेरे पिताजी से रहा नहीं गया, उन्होंने मुझे कॉल करके सब बता दिया था। लेकिन क्या फर्क पड़ता है इन बातों से, मुझे और मेरे बेटे को तो तुझसे मतलब है बेटी। तुम्हारा इलाज हम बड़े से बड़े डॉक्टर से करवाएंगे। अब क्या था, अपनी सास के मुंह से ये बातें सुनकर रानी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती और वो अपनी सास को गले लगा लेती है। ऐसे ही अब समय गुजरता है और पिंकी और राज दोनों रानी का इलाज करवाते हैं। इस तरह से रानी के पाद मारने की बीमारी ठीक हो जाती है और सभी एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। गरीब बुढ़िया और जादुई रजाई। राजू अपनी पत्नी सुमन और मां शांति देवी के साथ एक छोटे से गांव में रहा करता था। राजू और उसकी पत्नी दोनों शांति देवी के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करते थे। ऐसे ही ठंड से कड़कड़ाती हुई एक सुबह सुमन अपनी सास शांति देवी को जगाते हुए कहती है, ओ बुढ़िया, कब तक सोती रहेगी? घर का काम क्या दिन ढलने के बाद करेगी? अरे बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लग रहा है कि मैं आज काम नहीं कर पाऊंगी। सोना है ना तुम्हें, तो सो जी भर के। इतना बोलकर सुमन गुस्से से उसकी रजाई खींच लेती है और उसको ले जाकर बाहर रखाती है और अंदर आके शांति देवी से कहती है, अब सोले जितना सोना है, जब ठंड लगेगी तब सारी नींद भाग जाएगी। बहू, मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं है, वरना मैं सारा काम कर देती। मुझे नहीं पता, उठो और काम करो, मुफ्त की रोटी नहीं मिलेगी तुम्हें, समझी? तभी वहाँ राजू आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, सुनाई नहीं दिया सुमन ने क्या कहा है? और हाँ, तुम्हारा रोज का ये बहाना हो गया है कि तबीयत खराब है, काम चोर हो गई हो तुम। हाँ, शायद मैं ही काम चोर हो गई हूँ। किसी तरह कराहते हुए शांति देवी उठती हैं और घर का सारा काम करके धूप सेकने एक बागीचे की तरफ जाती हैं। जाते जाते रास्ते में उन्हें एक हिरन दिखता है जो कि घायल था और बहुत ही तड़प रहा होता है। वो किसी तरह हिरण के घाव वाले हिस्से को धोती है और भाग के अपने घर जाती है और वहां से कुछ मरहम ले आती है और हिरण को लगाने के बाद उसके पास के नदी से पानी लेकर उस हिरण को पिलाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और एक रात शांति की तबीयत खराब हो जाती है और उसके पास इस कड़कड़ाती ठंड में ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था। जो भी था वो उसके बहू बेटे ने उससे छीन लिया था। मगर फिर भी शांति अपने बहू बेटे के कमरे में जाती है और कहती है, अरे ओ बेटा, ओ बहू, मुझे कुछ ओढ़ने के लिए दे दो, बाहर बहुत ठंड है। अरे माँ, तुम पागल हो गई हो क्या? जो रजाई थी वो सुमन ले चुकी है क्योंकि उसको बहुत ठंड लग रही है। इस बुढ़िया ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे चली क्यों नहीं जाती तुम कहीं? सुमन, तुम आराम से सो जाओ, माँ की तो आदत है। अपने बहू बेटे की बात सुनकर सुमन को बहुत बुरा लगता है। वो उसी कड़कड़ाती ठंड में घर छोड़कर निकल जाती है। तभी रास्ते में उसको वही घायल हिरण दिखाई देता है। वो उस हिरण के पास जाती है और रोने लगती है। तभी वो हिरण एक माता का रूप ले लेता है और शांति को चुप करवाते हुए माता जी कहती हैं, शांति, तुम ऐसे कमजोर क्यों पड़ रही हो? तुम तो बहुत मजबूत हो। माता, आप मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं नहीं जीना चाहती अब। नहीं, ऐसे हार नहीं मानते। जीवन में ऐसी बहुत सी कठिनाइयां आती जाती रहती हैं और सबको अपने कर्मों का भुगतान करना ही है। जैसे तुमने एक बेजुबान हिरण की मदद की, जो कि वो हिरण मैं ही थी। मैं देखना चाहती थी कि किसको मेरी सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, तो वो तुम ही थी। मैं तुम्हारी सेवा और दया भाव से बहुत प्रसन्न हुई हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें एक जादुई रजाई देना चाहती हूँ। इसको ओढ़ने के बाद तुम्हें कभी ठंड नहीं लगेगी और 3 बार हे जादुई रजाई बोलकर अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मांग लेना, वो तुम्हें मिल जाएगा। इतना बोलकर माता वहां से चली जाती हैं। शांति यहाँ वहां देखने लगती है। थोड़ी देर बाद वो रजाई लेकर अपने घर से थोड़े दूर पर कहीं जाती है और उस रजाई से कहती है, हे जादुई रजाई, मेरे रहने लायक एक घर बना दे।
इतना बोलते ही शांति के लिए एक सुंदर सा घर बन जाता है, जिसके बाद शांति उस घर में जाती है और खुशी से उस घर को निहारती है। जिसके बाद वो अपने जरूरत के अनुसार खाना पीना सब कुछ ले आती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और शांति देवी गांव की सबसे अमीर औरत बन जाती हैं और वो गरीब लोगों की मदद भी किया करती थी। गांव के सभी लोग शांति देवी की बहुत इज्जत करने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राजू और सुमन के यहाँ खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं और जब दोनों को शांति देवी की खबर लगती है तो वो दोनों दौड़े दौड़े शांति देवी के पास आते हैं। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे आपकी बहुत जरूरत है माँ। आपके बिना आपका बेटा भिखारी बन गया है माँ। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। माफ तो तुम्हें भगवान भी नहीं करेगा बेटा, क्योंकि तुमने एक माँ की ममता को दुखी किया है। और वैसे भी तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और जैसे मैं इस गांव वालों की मदद करती हूँ वैसे ही तुम भी इस गांव का हिस्सा हो, इसीलिए मैं तुम्हारी भी मदद करूंगी, मगर बस इस गांव के वासियों की तरह। मतलब हमको आप माफ नहीं करेंगी माँ? मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाइए और हमें अपने साथ रख लीजिए। आपकी हम खूब सेवा करेंगे। हाँ माँ जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप हमें माफ कर दीजिए। ठीक है, फिर मैं एक ही शर्त पर तुम्हें माफ करूंगी और अपने साथ रखूंगी। मेरे पास जो भी ऐशो आराम की चीज है वो मैं गरीबों में दान कर दूंगी, जिसके बाद हम सब साथ में रहेंगे। ये सब सुनने के बाद राजू और सुमन दोनों मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद शांति देवी अपने जीवन में आगे बढ़ती हैं और लोगों की सेवा करती हैं।